नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम थोड़ा अब प्रेजेंटेशन में शेयर कर देता हूं। तो अभी आपको मेनली प्रेजेंटेशन ही दिखेगी। ये हमारा आप सब जानते ही हैं, एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी, जो कि जीएस का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर ओरिएंटेशन सेशन है संकल्प की तरफ से। और जो मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन है वो पाटिल सर ने दे ही दिया है। और प्रीलिम्स में भी उन्होंने बता दिया है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड माय गुड मार्क्स वो हर टाइम रहा है एनवायरनमेंट। और 2019 में आई डिडंट राइट सिविल सर्विसेज, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन दैट। इसके अलावा अब डायरेक्ट हम काम की बातें करते हैं कि एनवायरनमेंट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है जीएस के लिए, या पूरे सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्यों ये। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। टोटल 100 क्वेश्चंस जो जीएस में पूछे जाते हैं, उसमें से अराउंड 15 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम इधर एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज और एनी रिलेटेड टॉपिक्स। और इतना हैवी वेटेज शायद ही किसी और सब्जेक्ट का कभी हो पाए। मे बी जैसे इकोनॉमी का कभी कभी इसके अराउंड चला जा सकता है, या पॉलिटी का जा सकता है, या ओवरऑल सारा हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल सब कुछ मिला के। तो सबसे हैवी वेटेज वाला एनवायरनमेंट ये एक टॉपिक है। और अराउंड 15 मैंने इसलिए बोला है कि कभी ये 13 भी जा सकता है, कभी 12 भी जा सकता है, बट ऑन द अदर साइड कभी 18 भी जा सकता है, कभी 19 भी जा सकता है। सो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर बात की जाए अगर मेंस की, तो मेंस में एक सेकंड पेन, हाँ, मेंस में ये सिविल सर्विसेज में जीएस के पेपर 3 में ये मेनली 2 क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा 2 क्वेश्चंस का मतलब तकरीबन 30 मार्क्स होता है आउट ऑफ 1000 मार्क्स। तो एज सच मेंस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर ऐसे की बात करें तो टोटल सेक्शन ए और सेक्शन बी में 8 टॉपिक्स होते हैं। 8 में से कभी एक टॉपिक ये एनवायरनमेंट का हो सकता है। फिर आते हैं फॉरेस्ट के मेंस पे। फॉरेस्ट के मेंस में जीएस में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसके जीएस मेंस में। और उसके अलावा जो ऐसे होता है उसमें गारंटीड इंग्लिश के पेपर में एक ऐसे आता है। इंग्लिश का पेपर ओवरऑल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें ऐसे अराउंड 100 मार्क्स का होता है। उस ऐसे में 4 टॉपिक्स होते हैं जिनमें से हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और उनमें गारंटीड वन ऑफ द 4 टॉपिक्स इज ऑलवेज फ्रॉम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज और एनी रिलेवेंट टॉपिक। तो ये बात हो गई प्रीलिम्स की, फिर मेंस की। अब आते हैं इंटरव्यू के लिए क्या फायदेमंद है, या इंटरव्यू के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। तो सिविल सर्विसेज के लिए नो डाउट कभी क्वेश्चंस हर एरिया से उठ सकते हैं, जैसे इकोनॉमी से उठ गया, पॉलिटी से उठ गया, इंटरनेशनल रिलेशन से उठ गया। ऐसे ही एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सब एरियाज जहां से इंटरव्यूअर्स पैनल वाले आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट आईएफएस के लिए इंटरव्यू में एनवायरनमेंट बहुत हैवी वेटेज होल्ड करता है। तो ओवरऑल जो मैंने रेड में टेक्स्ट यहाँ पे है, उसके लिए एनवायरनमेंट पोर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके लिए फॉर द स्टार्ट प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट मास्टरिंग एनवायरनमेंट और विदाउट हैविंग अ सफिशिएंट नॉलेज, सफिशिएंट अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स इश्यूज, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यों हमें एनवायरनमेंट पढ़ना चाहिए, दिस इज जस्ट कि हमारी जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, इन सब के बारे में इंप्रूव हो, सो दैट हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, इनफैक्ट रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स बन पाए। क्योंकि आज की डेट में पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जो हमने नेचर का और रिसोर्सेज का, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन किया है, उसकी वजह से आज मेजर प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने अगर फर्स्ट पेज पे देखा हो कि 1 सेकंड, ये मैंने 2 पिक्स डाली थी, एक तो पेंगोलिन की और
और बाकी पेंगोलिन स्वार्म अटैक, ये क्यों है, ये प्रॉब्लम्स अभी क्यों फेस कर रहे हैं हम? पेंगोलिन का कंटेक्स्ट है कोरोना वायरस के वजह से। एक्चुअली कोरोना वायरस जो फैला था वो शुरुआत में बैट्स, और बैट्स के बाद में जो इंटरमीडियरी होस्ट था दैट वाज पेंगोलिन, और ये चाइना के वेट मार्केट्स में फैला वहां से। बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वाज पेंगोलिन। पेंगोलिन का जो इलीगल ट्रेड होता है और पोचिंग होती है उसकी वजह से कोरोना फैला, ये हम बोल सकते हैं। उसके अलावा जो लोकस्ट अटैक था, ये इस बार क्यों सीवियर है? अभी लास्ट कई डेकेड्स में इतना सीवियर स्टॉर्म या इतना सीवियर लोकस्ट स्वॉर्म अटैक क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारे साइक्लोन्स आए, पर्टिकुलरली नॉर्थ अफ्रीका रीजन में और वेस्ट अफ्रीका रीजन में, और सॉरी वेस्ट एशिया रीजन में और अरेबियन पेनिनसुला में। उस वजह से क्या हुआ कि वहां पे काफी अनटाइमली रेन्स हुई, और उस वजह से जो इनकी साइकिल थी ग्रासहॉपर्स की या लोकस्ट्स की, उसमें काफी बूस्ट मिला, और इन्होंने काफी एग्स ले किए सैंड में, और उस वजह से जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसकी वजह से लोकस्ट स्वॉर्म हुआ। तो अगर हम में ये अवेयरनेस है तो एटलीस्ट हम खुद को और अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा अवेयर रखेंगे कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर कभी हमारे घरों में कोई वाटर टैप खुला हो और वो पानी वेस्ट हो रहा हो, तो इट इज आवर अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रेस्पॉन्सिबल बीइंग ऑन अर्थ, कि हम जाके टैप जल्दी से बंद करें। एसी अगर जरूरत नहीं हो तो ना चलाएं, और एनर्जी जितना कंजर्व करें करें। उसके अलावा कभी वाइल्ड लाइफ को पेट के तौर पे ना यूज करें, और उनके अगेंस्ट अगर कभी कोई क्राइम हो रहा हो तो वो रिपोर्ट करें। तो एटलीस्ट हम इतना करेंगे, और हम अगर चेंज होते रहेंगे तो धीरे धीरे सोसाइटी भी चेंज होगी। तो इसलिए अवेयरनेस के एस्पेक्ट में भी एनवायरमेंट पढ़ना, एनवायरमेंट की चीजें और कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि इसका सिलेबस क्या मेंशन्ड है सिविल सर्विसेज के, जो नोटिफिकेशन निकलता है या फॉरेस्ट का, या यूपीएससी जो पीडीएफ डालता है हर साल, जैसे इस बार अराउंड फरवरी में आया था, तो उसमें क्या लिखा रहता है? तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक्स है वो बस एक लाइन लिखी है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा मेंस में जीएस पेपर 3 में ये 3 फ्रेज लिखे हुए हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, और ईआईए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि किसी भी प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका असेसमेंट करना होता है। और अगर इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा हो रहा होता है तो हम उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को क्लियरेंस ना दें, ऐसा हो सकता है। बट लेकिन ये बहुत ही छोटे फ्रेज हैं, और इससे शायद हमें ना पता चले कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए थोड़ा इस सिलेबस को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो ब्रॉडली मेरे हिसाब से उस सिलेबस को कुछ अराउंड 6 या 7 मान सकते हैं, इन ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कंसेप्ट हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हो गए, नेशनल टॉपिक्स हो गए, ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में इंटरनेशनल टॉपिक्स का मैंने बताया हुआ है, और बायोडाइवर्सिटी और मिसेलेनियस। तो कंसेप्ट्स में हम क्या बात करते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी की, कि कैरिंग कैपेसिटी जैसे मान सकते हैं, या इनफैक्ट सबसे स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, मतलब क्या होता है एनवायरमेंट का हो गया, या इकोसिस्टम का हो गया, इकोलॉजी का हो गया, या फिर इकोसिस्टम के रोल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स में आएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये सब। उसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जैसे सीड स्पीशीज क्या होती हैं, क्लाइमेक्स स्पीशीज क्या होती हैं, पायनियर स्पीशीज क्या होती हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन था नीश, नीश क्या चीज है, हैबिटेट क्या चीज है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। फिर सेकंड जो थीम है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, और डेफिनेटली इसमें सबसे जो आजकल का जो बर्निंग इशू है वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अब इसके एस्पेक्ट्स, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं या इम्प्लीकेशंस हैं या मैनिफेस्टेशंस हैं,
ये हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखने हैं और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी देखने हैं और समझने हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज का या ग्लोबल वार्मिंग का हिमालयन ग्लेशियर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हमें पता होना चाहिए और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर मान सकते हैं कि जो अगर वर्ल्ड का देखें तो लो लाइंग एरियाज जो हैं या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस जो हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का या सी लेवल राइज का, उन पे क्या होगा, या मालदीव्स जैसे ले लीजिए, ये पूरा डूब जाएगा। और इसके बाद में आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन खास करके लास्ट कुछ डेकेड्स में बहुत सीवियर प्रॉब्लम के तौर पे आया है। और इसमें भी जो आजकल कंटेम्प्रेरी लास्ट कुछ सालों में जो मेजर या फिर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉल्यूशन एरियाज हैं, वो है एयर पॉल्यूशन का और प्लास्टिक पॉल्यूशन का। प्लास्टिक में भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे माइक्रो प्लास्टिक्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब। इसके अलावा जैसे वाटर पॉल्यूशन की भी हम बातें कर सकते हैं और इन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। या अभी रिसेंटली रशिया के कुछ ऑयल टैंकर्स से ऑयल स्पिल हो गया था आर्कटिक ओशन के आसपास, तो उससे भी डेफिनेटली इस साल या अगले साल क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कुछ रैंडम एनवायरमेंटल इश्यूज, अलग एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे सैंड माइनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन भी इसमें आ सकता है, लोकस्ट का अभी स्वाम अटक चल रहा है, कोरोना वायरस का भी अभी मैंने बताया, फिर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर यूजुअली इंडिया में काफी होती है, बट अभी रिसेंटली अराउंड 1-2 वीक्स पहले न्यूज में इसलिए था बिकॉज इसके ऊपर ही एक फेक न्यूज बन गई थी। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा कोई मेजर फायर अभी लगी नहीं थी, छोटी मोटी जो कि यूजुअली चलती रहती है ऐसी ही एक लगी थी, बट उस बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे फेक न्यूज वाली आर्मी के लोग हैं वो पता नहीं कहीं चिली की या कहीं ब्राजील के फॉरेस्ट्स की, अमेजन फॉरेस्ट्स की और इधर उधर की आग की सर्कुलेट करने लगे कि भाई ये उत्तराखंड की आग है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो रही है, जबकि ऐसा नहीं था। तो अभी तो फेक न्यूज की वजह से थोड़ा पॉपुलर था ये टॉपिक। बट इससे पहले जो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स जो थी, वो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर या थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर जमीन को पूरा ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे दे हैड एक्सपेंडेड, और उस वजह से बहुत मेजर लॉस हुआ था बोथ टू लाइफ्स, पर्टिकुलरली एनिमल्स की। जैसे आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कैंगरूज वर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम सम एनक्लोजर्स, और भागते भागते उनका जो पोस्टर था उसी में ही वो ऑलमोस्ट जल गए। उसके अलावा कई सारे जो बर्न्ट कोआलाज थे, उनके आपने वीडियोस देखे होंगे। तो इस वजह से फॉरेस्ट फायर डेफिनेटली एक इशू है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेशनल टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। नेशनल टॉपिक्स में जैसे कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड बॉडीज हो सकती हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। अब बॉडीज में जो भी ज्यादातर जो बॉडीज हैं वो हमारे लॉज में कवर हो जाती हैं। दैट मीन्स कि ज्यादातर बॉडीज, मोस्ट ऑफ द बॉडीज, एनवायरमेंटल बॉडीज इन इंडिया आर स्टेच्यूटरी। बट हाँ, इसके अलावा भी डेफिनेटली कई सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और ये दो एनजीओ हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, और भी कई होंगी। ये WIA इज अ गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है ये। उसके अलावा जैसे हैदराबाद में CCMB की लकोन्स, ये आप पढ़ना क्या है, ये जैसे DNA बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बेसिस पे वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी सपोर्ट देती है। और हाँ, जो ये वाली लॉ के अंदर वाली बॉडीज हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट के, अपने इंडियन गवर्नमेंट और इवन स्टेट गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, स्कीम्स हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि ये बस मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं या आ चुके हैं। जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसमें ओवरऑल 8 कंपोनेंट्स थे, उनमें से एक था ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन में छोटे मोटे 3-4 ऑब्जेक्टिव्स थे। जैसे एक था कि भाई 5 मिलियन हेक्टेयर्स, और प्रोबेबली हेक्टेयर्स, 5 मिलियन हेक्टेयर्स जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहां पे जंगल लगाना है, ग्रीन करना है उन्हें, प्लस 5 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनको क्वालिटी इंप्रूव करना है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए गोवर्धन स्कीम हो गई या ई ग्रीन वॉच हो गया। अब ई ग्रीन वॉच क्या है, ये कैंपा में जो मनी का यूटिलाइजेशन होता है, कैंपा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए है। उसके अलावा जैसे AQI हो गया। AQI डेफिनेटली जो
एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है। फिर नेशनल में ही प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क पे भी कई क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क पे कैसे, जैसे नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन हो सकता है, या फिर टाइगर रिजर्व पे हो सकता है, या फिर हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व पे या रामसर वेटलैंड साइट्स पे। अब नेशनल पार्क्स पे आज की डेट में इंडिया में 100 से ज्यादा है, टाइगर रिजर्व 50 है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है और रामसर वेटलैंड साइट 37 लिखा ही हुआ है। तो अब क्या ये सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए? तकरीबन ओवरऑल मिला के अराउंड 200 हो जाएंगे। डेफिनेटली कई सारी तो इंटरसेक्टिंग है, जैसे 50 में से ऑलमोस्ट 40 टाइगर रिजर्व्स वुड बी इन नेशनल पार्क्स ओनली, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी नेशनल पार्क्स के आसपास ही रहते हैं। तो काफी सारे इंटरसेक्टिंग भी होंगे, बट स्टिल ओवरऑल 150 टू 200 ये साइट्स होंगी। क्या ये सारी हमें देखनी है? क्या इन सबका नॉलेज होनी चाहिए? और अगर नॉलेज कुछ कुछ की हो, सबकी ना हो, कुछ सेलेक्टिवली की हो, तो वो कितनी होनी चाहिए? तो ये हमें थोड़ा आगे देखना है। आई विल डिस्कस ऑल दीज। उसके अलावा फिर कुछ लॉज हैं इंडिया में जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक है आईएफए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इस पे क्वेश्चंस या तो शायद नहीं आया है, बट आ सकता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में क्या होता है कि मेनली 3 तरह के फॉरेस्ट बताए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, या विलेज फॉरेस्ट हो गया। इसके अलावा कई प्रोविजंस हैं। फिर एफसीए हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 1980 का एक्ट है, और इसमें बताया गया था कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कोई भी फॉरेस्ट की जमीन नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके अलावा फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। इसमें ये 1972 का एक्ट है, और इसके तहत जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, और उनको तकरीबन नॉट तकरीबन एग्जैक्टली 6 शेड्यूल्स में दे हैव बीन डिवाइडेड। शेड्यूल 1 और 2 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं, और 3 और 4 में थोड़ा कम। इसके अलावा 5 में वर्मिन स्पीशीज हैं, और 6 में कुछ प्रोटेक्टेड प्लांट्स हैं। इसके अलावा डब्ल्यूपीए में कई सारी बॉडीज का ऑर्गेनाइजेशन या स्टेब्लिश किया गया था, जैसे मान सकते हैं WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये डब्ल्यूपीए के अंडर ही हुआ था। और इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये डब्ल्यूपीए के अंडर आती है। उसके अलावा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये डब्ल्यूपीए के अंडर है। ऐसे ही एक दो और बॉडीज होंगी। तो इन बॉडीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और ये इसके यहाँ से भी उठ के क्वेश्चन आ सकते हैं बॉडीज के सेगमेंट में। फिर आता है ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 का है। बहुत ही ज्यादा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, और इसमें भी छोटी मोटी कई बॉडीज हैं, जैसे जीईएसी, जेनेटिक अप्रेजल कमिटी। उसके अलावा जो ESZ के नॉर्म्स हैं वो भी ईपीए के थ्रू ही हुए हैं, और भी कई सारे जो आजकल रूल्स और नोटिफिकेशंस आते हैं वो ईपीए के अंदर आते हैं। फिर है बीडीए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 में इनेक्ट हुआ था। और इसमें जो भी हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व करें, और उससे अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो फिर उन बेनिफिट्स को कैसे सोसाइटी में हम, जहां जिस एरिया से हम वो बायो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बेनिफिट्स कैसे उसी एरिया में वापस दिए जाएं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है उनका, वो कैसे सस्टेनेबली करें, इसके बारे में प्रोविजंस हैं। प्लस इसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी बनी हुई है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज हैं, और ऐसे ही कुछ। उसके अलावा एफआरए है, ये भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। एफआरए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसमें 2 तरह के लोगों को या कम्युनिटी या सेगमेंट्स को राइट्स दिए गए हैं, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। छोटे मोटे कुछ इसमें और स्पेसिफिकेशंस हैं कि भाई आपने अगर इन 2 कम्युनिटीज ने अगर 13 दिसंबर 2005 से पहले किसी फॉरेस्ट की जमीन पे उनका अगर कोई राइट था, राइट में भी अगर वो ऑक्यूपाई कर रही थी वो कम्युनिटीज या उनके लोग, या फिर वो कुछ यूज कर रहे थे, यूज में भी फॉर ग्रेजिंग पर्पस, और वाटर बॉडी अगर हो उसमें से पानी यूज करने का पर्पस, तो उन राइट्स को इस एफआरए के तहत, एफआरए के अंडर लीगलाइज किया जाता है, उनके क्लेम ऑफ राइट्स को अप्रूव किया जाता है।
फिर है कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, फिर एनजीटी, फिर एयर एक्ट 1981 आई थिंक, और वाटर एक्ट 1974। तो इन सारे एक्ट्स का बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है, ना ही आपको कोई बेयर एक्ट्स पढ़नी है, बट इट मेक्स यू शुड बी अवेयर अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट 7-8 प्रोविजंस ऑफ some of the major acts। बाकी एयर और वाटर का कोई खास ज्यादा मेजर प्रोविजंस नहीं है। बस हाँ, एक ये ध्यान रखना है कि जो सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाटर एक्ट। इसके अलावा फिर कुछ रूल्स, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। जैसे कौन से? एक तो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब वेस्ट मैनेजमेंट कई सारे वेस्ट के लिए, कई सारे टाइप ऑफ वेस्ट के लिए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और रिसेंटली मॉडिफाई भी किए गए थे, नए रूल्स भी लाए गए थे। कौन कौन से वेस्ट हो सकते हैं? जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, कि जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ईंटा, बजरी और ये सब, तो इनका कई बार वेस्ट होता है, तो इनको कैसे मैनेज करें। उसके अलावा मान लीजिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, की जो हम नॉर्मल डे टू डे कंजम्पशन में हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए जो कचरा हम क्रिएट करते हैं, तो उसका कैसे मैनेजमेंट हो। उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये तकरीबन 5-6 तरह के वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के आपको थोड़े बहुत 4-5 मेन पता होने चाहिए। उसके अलावा वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स हो गए, सीआरजी रूल्स हो गए, कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसके अलावा नेशनल टॉपिक्स में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईएसएफआर, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, मतलब कि हर 2 साल में रिलीज होती है, और लेटेस्ट 2019 की थी, जो कि कुछ महीनों पहले 2020 में ही रिलीज हुई थी। तो ये इसके जो मेन प्रोविजंस या जो मेन रिवलेशंस थे, वो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है, कौन सी मेजर इन्वेजिव स्पीशीज हैं, ये थोड़ा बहुत आइडिया हो। इनफैक्ट हाँ, प्रोस्पेस जुलिफ्लोरा, ये कुछ शायद लास्ट टू लास्ट ईयर आया था प्रीलिम्स में, तो ये भी इससे हो जाएगा आराम से। उसके अलावा फिर कौन से स्टेट्स में मेजर या सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, ये भी शायद क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से सारी चीजें रखनी है। कंटिन्यू कर रहा हूं अभी इसी कि भाई किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें इंटरनेशनल, जैसे लास्ट हमने देखा था कि नेशनल टॉपिक्स, नेशनल एरिया में कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आ सकते हैं, अब देख रहे हैं हम इंटरनेशनल एरिया में कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आ सकते हैं। तो इसमें भी बॉडीज कई सारी हो सकती हैं, जैसे यूएनईपी हो गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कई सारी एनजीओज, बहुत पॉपुलर एनजीओज हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये इसका ही अर्थहार, इस पे भी शायद क्वेश्चन आ चुका है। ट्रैफिक जो डील करती है वाइल्ड लाइफ ट्रेड से, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है मोस्ट प्रोबेबली। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही कुछ और मेजर अगर हो, उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इन पे वापस क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आ सकते हैं, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या और इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस डील। एक्चुअली क्या होता है कि जो कन्वेंशन होता है, ये बहुत ही एक ओवर आर्चिंग, एक फ्रेमवर्क टाइप सा सेट कर देता है, जिसके तहत, जिसके अंदर या जिसके दायरे में रह के आगे की और स्पेसिफिक ट्रीटीज या प्रोटोकॉल्स वो डिसाइड किए जाते हैं, या एग्रीमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं। तो कन्वेंशंस के अंदर डील्स, एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स, ये सब होते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल अंडर UNFCCC कन्वेंशन। ऐसे ही नेक्स्ट जो है CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इसके अंदर प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो बायोसेफ्टी के लिए था, नगोया प्रोटोकॉल ऑन ABS। ABS क्या है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये लास्ट कुछ सालों में, पर्टिकुलरली इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, ये इंडिया में काफी प्रैक्टिस किया जा रहा है। इनफैक्ट पर्सनल मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि अभी मेरी पोस्टिंग कटनी डिवीजन में है, तो कटनी डिवीजन में बहुत अच्छा काम हुआ है ABS को लेके। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है, वो भी एक्चुअली में CBD है, इसके प्रोविजंस को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था।
CBD के। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो है वो है UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। अब ये इसकी जो समिट जो कॉप हुआ था रिसेंट, वो इंडिया में हुआ था शायद सितंबर 2019 और अक्टूबर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट उस टाइम इंडिया में हुआ था, तो इसलिए डेफिनेटली इस बार या नेक्स्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, जैसे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ये क्या चीज है ये पता होना चाहिए। ऐसे ही CMS क्या है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ये भी अभी इंडिया में ही कॉप हुआ था इसका। और यहाँ पे इस वाले कॉप में इंडिया की 3 स्पीशीज को अपेंडिसेस में डाला गया था। और उनमें से जैसे सबसे जो हाईलाइटेड स्पीशीज थी वो थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB, which is right now I think critically endangered, or this could be the first species which gets extinct in your lifetime, one of the first major species of India. तो उसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए था, फिर रॉटरडैम कन्वेंशन हजार्डस केमिकल्स के लिए है, बेसिल कन्वेंशन ये भी ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ सम हजार्डस वेस्ट के लिए है, फिर साइटीज ये इलीगल ट्रैफिकिंग और ट्रेड के लिए है, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कन्वेंशन ऑन इलीगल ट्रेड और ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। उसके अलावा फिर वियना कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन के अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कुछ एक साल पहले किगाली में जो समिट हुई थी उसमें अमेंड किया गया था। और ये हर कोई जानता होगा कि ये मेनली किसके लिए है, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए। और ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कैसे कम करना है, उसके प्रोविजंस क्या करने हैं, तो ये सब होता है। ये बातें हो गई हैं हमारी ट्रीटीज और कन्वेंशंस की। अब देखते हैं कि कई बार इनिशिएटिव्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे रेड प्लस हो गया, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, ये था रेड, और इसमें बाद में प्लस और जोड़ दिया गया, तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है ये पता होना चाहिए। ऐसे ही ये इंडिया ने स्पीयर हेड किया था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी आई थिंक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हमारा 4th हेड कवर हो गया है इंटरनेशनल वाला। अब नेक्स्ट हेड पे आते हैं बायोडाइवर्सिटी। इस पे मेनली कई बार वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर कुछ उन स्पीशीज के लिए कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हो, स्पेसिफिकली उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ रैंडम या मिसलेनियस थीम्स पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी एनवायरनमेंट डे था 5 जून को, उसमें क्या थीम था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 का थीम क्या था। जैसे कई बार प्रीलिम्स में 5-10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार या नेक्स्ट टाइम। अब बात करते हैं कि जब आपको ये सब पता है कि ये सारी चीजें, इतना टॉपिक, वो इज नॉट जस्ट 2 लाइंस मेंशन्ड इन UPSC सिलेबस, बट टॉपिक काफी वास्ट है। वास्ट इन द सेंस उतना ज्यादा भी नहीं, बट हाँ मैनेजेबल है, बट इट इज सफिशिएंट इनफ कि भाई सीरियसनेस इसको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, तो पर्सनली जो मैंने अडॉप्ट की थी मेथोडोलॉजी, या जो मेरे लिए वर्क की है, वो है कि इनिशियली आई वर्कड अपॉन माय बेसिक्स। एक बार बेसिक्स क्लियर हुए, बेसिक्स कहाँ से करना है कैसे करना है वो मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, बट बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए। और बेसिक्स क्लियर करने के लिए आई यूज्ड अ लॉट ऑफ वीडियोज, मे बी फ्रॉम यूट्यूब और अनदर सोर्सेज, एनिमेशंस और इमेजेस, पर्टिकुलरली गूगल से ही मेनली। और ये मैंने सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज लिए, बेसिक्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए, और लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन के लिए। फॉर इंस्टेंस कई चीजें ऐसी हैं जो अगर मैंने वीडियोस या इमेजेस से अगर याद रखी हैं, तो 4-4 5-5 साल पुरानी चीजें तक मुझे याद रह जाती हैं। एक बार आपके जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तब आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे। ये शुरुआत में नहीं करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, ये एक बार बेसिक्स हो जाए उसके बाद में ही करना है। क्योंकि अगर बेसिक्स ही आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे हम कि क्या पूछना चाह रहे हैं जो भी क्वेश्चन में है। अब इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फायदे क्या होते हैं, फायदे बहुत सारे हैं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है। फायदे ये होते हैं कि हमें पता चल सकता है कि किस डेप्थ के क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर किस डायमेंशंस के कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या वो कंसेप्चुअल हैं, क्या वो थोड़ा ट्रिकी फैक्चुअल हैं, क्या एनालिटिकल हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो दैट हमारी प्रिपरेशन जो हो वो उसी हिसाब से स्ट्रीमलाइंड हो। तो एक बार जब हमने पूरा अकस्टम्ड हो गए कि भाई यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछ रहा है, उसके बाद में फिर हम जो सेलेक्टिव जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं या डिटेल्स हैं, डिटेल टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें जाना चाहिए और उनकी सेलेक्टिव रीडिंग। क्योंकि अगर हम पूरा कवर टू कवर करते हैं तो काफी टाइम लग सकता है, तो सेलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे आई वुड मेंशन कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए संकल्प का, तो ये आपको रेडीमेड मिल रहा है और यहाँ पे वो खुद आपके लिए सिलेक्शन करेंगे कि भाई कौन सा चीज इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, कौन सा नहीं रहेगी। तो ये बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा जब एक बार सारी चीजें हो गई हैं, फिर रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन। अगर कोई चीज आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन्स कि वो पढ़ना इज यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस। और रिवीजन कितनी बार होना चाहिए? मिनिमम 4 से 5 बार, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। और अब हाँ, डेफिनेटली ये 4-5 बार, 5 बार मान लीजिए अगर, तो 5 बार वो डेफिनेटली इंक्लूड कि सपोज हम लास्ट डे क्या रिवीजन कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं। और लास्ट के कुछ घंटे में, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में जो हमें एग्जाम से पहले मिल सकता है, उसमें भी एक रिवीजन हम कर सकते हैं, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। उससे पहले के 3 रिवीजन मान सकते हैं। और इन हेलो। हाँ, यस यस यस। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ, कुछ क्वेश्चन ये थे कि हाँ, हाँ। ये जो आपने इतने कन्वेंशन बोले, या ये जो आपने अभी आईयूसीएन का नाम लिया, यूएनएफसीसीसी का नाम लिया, तो इसका यदि हमें प्रिपरेशन करना होगा, तो स्टूडेंट ये पूछना चाहते हैं कि इसका यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम द बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मीन्स काफी स्टूडेंट के लिए ये कंफ्यूजिंग होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, यूएनएफसीसी हो गया, तो वो थोड़ा हम्म। कंफ्यूजन होता है उनका। तो हाउ टू स्टडी, ये उनका क्वेश्चन था। इनको कन्वेंशंस के मैंने एक तो लिस्ट डाउन कर दिए हैं कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। अदरवाइज कन्वेंशंस तो दुनिया भर के हजारों कन्वेंशंस होंगे। तो एक चीज कि हम जीरो डाउन कर लें कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट कौन से कन्वेंशंस रहेंगे। तो एक बार हमारे हो गए, उसके बाद में फिर हम या तो खुद से कर सकते हैं, मान लीजिए विकिपीडिया पे जा जाके, बट दिस वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और साथ में हमें शुरुआत में पता भी नहीं होगा कि कौन से उस कन्वेंशन के लिए कौन से प्रोविजंस, कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे फॉर द स्टार्ट और फॉर एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमें रिलाई करना होगा कोचिंग के, जो भी क्लासरूम कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा है। सपोज अगर आप संकल्प में जाते हैं तो वहां पे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, या तो उस पे आप रिलाई करें। अदरवाइज कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होंगी, जैसे मान लीजिए शंकर आईएएस की एक किताब होती है, उससे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आई वुड बी शेयरिंग सम यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं उन कन्वेंशंस के बारे में। सबसे मेन मेन जो थीम्स हैं, जो आइडियाज हैं, या फिर जो भी फैक्ट्स हैं, वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। एक और कुछ? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था कि हम्म। पर डे वेन एवर वी स्टडी द न्यूज़पेपर, तो हम्म। न्यूज़पेपर में इन्विरोनमेंट का सेक्शन जो होता है ना, वो बहुत हम्म। स्कैटर्ड होता है। तो यदि हाँ। वहां से कुछ मटेरियल पिक करना होगा, तो किस तरह से उसके लिए अप्रोच होना चाहिए। इसमें मेरा सजेशन थोड़ा अनकन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल इसलिए बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। और बट हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर हम न्यूज से टच में हैं, न्यूज से टच में, ईदर इट मे बी थ्रू न्यूज़पेपर्स और मे बी थ्रू सम न्यूज चैनल्स, जैसे राज्यसभा टीवी हो गया। तो राज्यसभा टीवी के जो न्यूज बुलेटिन आते हैं, आई यूज टू वॉच दोज एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए न्यूज़पेपर डेफिनेटली जरूरी है। तो न्यूज़पेपर के लिए इतना ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और स्कैटर्ड होते हैं, आई नो,
और अगर आप वो सारे देखने लग जाएंगे भाई, आज के न्यूज़पेपर में कहाँ है एनवायरनमेंट का, अच्छा दो आए, अब वो दो बहुत ही छोटे मोटे से होंगे, कोई कोई तितली मिल गई उसके बारे में भी न्यूज होगी, और कोई छोटे मोटे जो भी स्पीशीज हैं उनके बारे में न्यूज हो सकती है, या कोई इशू हुआ उसके बार बार न्यूज आ सकती हैं, तो ऐसे टाइम काफी वेस्ट होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इनमें न्यूज में और इन चीजों में, न्यूज़पेपर्स देखने में, उनमें से एनवायरनमेंट की चीजें खंगालने में, इसमें टाइम और एनर्जी एफर्ट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए। बेटर कि जो बहुत मेजर इश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए लोकस्ट वाला हो गया, वो इन जनरल न्यूज में कवर हो जाएगा। मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर मैं राज्यसभा टीवी के न्यूज बुलेटिन की बात करूं तो वो उसमें कवर हो जाएगा। और अ, रही बात जो भी कंपाइलेशन की, फिर हम अगर मान लीजिए हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स कहाँ से मिलेंगे? तो वो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स के जो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको सोर्सेज बताऊंगा, या तो वहां से मिल जाएंगे, अदरवाइज क्लास में भी आपके जो टीचर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो इन माय ओपिनियन न्यूज़पेपर्स पे रिलाई करना करंट अफेयर्स के एनवायरनमेंट की कंपाइल करने के लिए, ये वेस्टफुल एक्सरसाइज है, ये छोड़ा जा सकता है। और यू कैन रिलाई ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, या फिर जो करंट अफेयर्स के कुछ सोर्सेज होंगे जो मैं बताऊंगा उस पे आप रिलाई कर सकते हैं। उसमें एक और क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन तो हम बाद में लेंगे, बट एक हम्म क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि हम्म मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हाँ काफी हाँ फैमिलियर क्वेश्चन होते हैं कि वहां पे उसके ऊपर हम कुछ लिख सकते हैं। लेकिन हाँ प्रीलिम हाँ में जो क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट के, ये हम्म बहुत ही अलग वे से होते हैं। हर हम्म ईयर कुछ आउटबिट क्वेश्चन रहते हैं। तो हम्म उसके लिए एक्चुअली यदि स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, तो वो कैसे हम्म स्ट्रैटेजी हम बना सकते देखिए डिफरेंट या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस तो आएंगे, और थोड़े ट्रिकियर होते रहेंगे, बट उसके लिए फिर हमें यही है कि जो भी मेमोराइजेशन है वो हमारा अच्छे से होना चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हमारा होना चाहिए, पर्टिकुलरली जिन जिन एरियाज पे एटलीस्ट यूपीएससी का हमें 2013 से पता है ट्रेंड, और 13 के बाद वाले ही फोकस करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि उसके बाद में उस साल से ही आईएफएस और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कंबाइंड हुए थे। उस साल से ही एनवायरनमेंट पे थोड़ा स्पेसिफिक और थोड़ा डिफरेंट टाइप सा फोकस देना स्टार्ट हुआ था। तो तब से एक बार अगर हम देखें, तकरीबन कितने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7 साल के पेपर्स हैं। इन पेपर्स को एनालाइज करके हमें पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से जा सकती है। अब मान लीजिए जैसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल या हाइपोथेटिकल सिनेरियोज के आते हैं कि अगर बटरफ्लाइज, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल द क्वेश्चन, बट कुछ था, बटरफ्लाइज अगर दुनिया की सारी खत्म हो जाए एक बार में ही तो क्या होगा। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपके कंसेप्ट इकोलॉजी के क्लियर हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं, तो आप आसानी से ये चीजें आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको या सारे क्वेश्चंस 100% पता हो ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर हमें अपने गैस वर्क पे ही भरोसा रखना चाहिए, और गैस में बिल्कुल ऐसे हवाबाजी वाला नहीं, एक इंटेलिजेंट गैस होना चाहिए। इंटेलिजेंट गैस बेस्ड अपॉन प्रॉपर लॉजिक्स और सम स्टैंडर्ड फैक्ट्स। मान लीजिए सपोज कभी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ गए, तो 3 स्टेटमेंट्स हैं मान लीजिए, तो एक स्टेटमेंट यूजुअली कभी एलिमिनेट हो जाए नॉलेज से, और बाकी के 2 स्टेटमेंट्स में से एक थोड़ा हमें नहीं लग रहा हो कुछ लॉजिक या इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो हम हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आज कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, या नॉट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स का। तो नेशनल पार्क्स और कुछ स्पीशीज के, एनिमल स्पीशीज के, ये इस पे मुझे कुछ एस्पिरेंट्स ने बोला भी था कि ये कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के बारे में बात करें तो हजारों में होंगे, कैसे करें क्या करें, ये वाला एक इशू था। उसके अलावा जो वही बायोस्फीयर हो जाता प्रोटेक्टेड, ये बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में कैसे प्रिपेयर करें। तो इन 2 स्पेसिफिक एरियाज का, क्योंकि एस्पिरेंट्स ने मुझे भी कुछ थोड़ा फीडबैक मिला था, तो उस बेसिस पे मैंने इन 2 पर्टिकुलर एरियाज का कैसे करना चाहिए वो मैंने कवर किया हुआ है आगे। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ और कुछ बाकी क्वेश्चन बाद में लेंगे। क्वेश्चन हाँ ये हाँ है कि कुछ स्टूडेंट आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं। साइंस हम्म बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए इन्वायरमेंटल साइंसेस, साइंस टेक्नोलॉजी करना थोड़ा इजी हो जाता है, बट जो हम्म। आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उनके अच्छा। लिए हम क्या अप्रोच सजेस्ट कर सकते हैं कि जिसके उनको, क्योंकि ये सब उनके लिए नया होता है,
और वो उस बेसिस के नाम वो तो उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली आर्ट स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने भी कभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट की कोई भी चीजें 9वीं 10वीं तक 9 10 तक देखी है, और थोड़ा बहुत 11 12 तक देखी होंगी कुछ कुछ स्ट्रीम्स के लोगों ने। अब जैसे particularly मेरा अगर मैं बात करूं तो आई हैड नॉट टेकन बायोलॉजी इन 11 12, सो मैंने तो 10th के बाद से कभी एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ा भी नहीं था। यही हाल ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर्स का होगा। तो इंजीनियर्स और ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। और इसमें क्या है, कोई टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, इनफैक्ट थोड़ी भी नहीं होती हैं। मैथमेटिक्स बिल्कुल ना के बराबर है। थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बायोलॉजी हो सकता है, प्लस थोड़ा केमिस्ट्री हो सकता है, बट वो भी बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का होता है। मतलब अगर आप मान लीजिए स्टैंडर्ड सोर्सेज से, या फिर पर्टिकुलरली दैट्स व्हाई आई हैड मेंशन्ड कि आप वीडियोस या एनिमेशंस या इमेजेस देख सकते हैं। उससे जो हमारी रिसेप्शन एबिलिटीज होती हैं वो काफी इंप्रूव होती हैं, और हमारी ग्रास्पिंग काफी क्विक और काफी अच्छी हो जाती है। तो आर्ट स्टूडेंट्स उस पर रिलाय थोड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आगे मैं चीजें बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस कुछ हॉबीज आप इनकलकेट कर सकते हैं। हॉबीज के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आगे बताता हूँ। यस सर, आप कंटिन्यू करिए। बाकी ठीक। क्वेश्चन और है, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, वो बाद में हम हाँ, पूछते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और हॉबी के बारे में मैं बाद में थोड़ा और बात करूंगा। अब इस मेथडोलॉजी के हिसाब से अगर हम प्रिपेयर करें तो क्या क्या सोर्सेज रहने चाहिए हमारे पास में। तो जो मेन सोर्सेज हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। जैसे कि थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये है एनसीईआरटी 12th बायो। इसके लास्ट के 4 चैप्टर्स, ये ऑलमोस्ट एक दिन में कवर हो जाएगा, और ये मस्ट है। मतलब इनके बिना एनवायरनमेंट हो ही नहीं सकता है, और इनके बिना प्रीलिम्स में नहीं जाना चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए। इसके बाद में एक बार जब ये चीजें हमने कर ली है, फिर इन चीजों को, इन कंसेप्ट्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए और थोड़ा और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए हम कुछ यूट्यूब सोर्सेज का भी थोड़ा एड ले सकते हैं। जैसे पर्सनली आई रियली लाइक अमित सिंह गुप्ता का एक चैनल है, और उन्होंने उनकी एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी, इस नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें तकरीबन 10 से 15 वीडियोस होंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने समझाई है कई चीजें। तो अगर आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हुए हों तो वो यहाँ पे हो जाएंगे। एंड पर्टिकुलरली ये आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आई हो इस वाले में, बायो का करने में, तो वो यहाँ से सीख जाएंगे। इसके अलावा फिर एक जो YouTube चैनल था, जो जिसके कुछ वीडियोस भी मुझे थोड़े ठीक लगे थे, आई हैड सर्व्ड अ लॉट सर्च्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन YouTube फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। तो एनवायरनमेंट के जो जो अच्छे थे वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस कोर्स सेवी के 2 प्लेलिस्ट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, ये और ये। इसके भी काफी अच्छे रहेंगे, बोथ फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एनसीईआरटी। इसके अलावा अगर आपके कुछ पर्टिकुलर एरियाज थोड़े वीक रह गए हैं, उनके लिए स्पेसिफिक आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने पहले बताया था, ये बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई लोगों का थोड़ा वीक होता है, क्योंकि बहुत सारे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक समझाओ लर्निंग या सिविल कोर्सिफाई एक चैनल है, उसका एक वीडियो काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है उसका ये वीडियो। इनके बाद में ये चीजें मान लीजिए आपने की, इसमें एक दिन लगा, और बाकी ये YouTube की चीजें करने में भी एट मैक्स अगर आप मान लीजिए एक दिन में सपोज 8 9 या 10 घंटे तक दे रहे हैं, या 7 8 घंटे भी अगर दे रहे हैं, तो ये एक दिन में कवर हो जाएगा। और ये YouTube की चीजें भी 1 2 दिन में कवर हो जाएंगी। मान लीजिए ये ओवरऑल ऊपर की चीजें ये 2 से 3 दिन में कवर हो जाएंगी। अब इसके बाद में आना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से
आपको क्या मिलेगा, क्या एडवांटेजेस हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रीवियस ईयर के बाद में जब आपको पता चल गया है कि हाँ यार ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड सोर्सेज़ पे आ सकते हैं। जैसे शंकर आईएएस की लेटेस्ट एडिशन की कोई बुक हो, वो उस पे। बट ये सेलेक्टिवली ही पढ़नी है, ये अच्छे से नहीं अच्छे से आई मीन कि कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। जो इम्पोर्टेंट है बेस्ड अपॉन कि आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, सिर्फ मेनली वो चीज़ें पढ़नी है। और अगर आप संकल्प का क्लासरूम या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो बस क्लासरूम के नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं और इन्होंने पहले ही फिल्टरिंग की होगी, सो दैट वुड बी एनफ। अगर आप ये कर रहे हैं, तो फिर शंकर की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार जब ये स्टैंडर्ड सोर्सेज़ भी कर लिए हैं, तब इंडिया ईयर बुक जो लेटेस्ट है, उसका एक एनवायरनमेंट वाला चैप्टर होगा। वो आप एक ग्लांस कर लीजिए उसका और उसमें ये देखिए कि क्या मेरे ये टॉपिक्स जो भी इसमें आईवाईबी के इंडिया ईयर बुक के एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, क्या वो आपने कवर कर लिए हैं? अगर कर लिए हैं तो स्किप मारिए, अगर नहीं किए हैं तो वो यहाँ से एक बार देख लीजिए। ये हो गया। इसके बाद में अब आते हैं करंट अफेयर्स। इसको कैसे करें? क्योंकि जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है ये हेवीली करंट अफेयर्स डोमिनेटेड होता है। तो इसमें एज़ आई सेड अर्लियर आल्सो, अगर आप संकल्प का ऑनलाइन जॉइन कर रहे हैं तो इसके नोट्स वुड बी सफिशिएंट। अगर नहीं तो विजन के पीटी या मेंस, प्रीलिम्स के लिए पीटी, मेंस के लिए मेंस, पीटी 365 ये पीडीएफ्स मार्केट में या इनफैक्ट विजन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहते हैं, तो ये काफी अच्छे रहते हैं, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ में इसके सप्लीमेंट्री, नॉट अल्टरनेटिव बट आई सेड सप्लीमेंट्री, ये पीआईबी ईयर एंड रिव्यू, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल रह सकता है। यूजफुल इस सेंस में कि गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज या वाइल्ड लाइफ के सेक्टर में, एरिया में मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी मेजर इनिशिएटिव्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, मेजर डिसीजंस लिए गए हैं, वो इसमें कवर होंगे। और इनफैक्ट यू कैन यूज माय यूट्यूब, पर्सनल यूट्यूब चैनल आल्सो, उस पे भी मैंने एक वीडियो डाला है कि लास्ट ईयर में पीआईबी ईयर एंड रिव्यू के जो भी मेन पॉइंट्स थे, उसका मैंने एक तकरीबन 10-15-20 मिनट का शायद एक वीडियो होगा, यू कैन चेक दैट। फिर हाँ, शायद अगर टाइम रहा, इनफैक्ट आई वुड ट्राई टू, कि प्रीलिम से पहले आई वुड आल्सो मेक अ वीडियो ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। और वो एक चेकलिस्ट के तौर पे होगा कि एटलीस्ट आपने ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, कर रखा हो। नेक्स्ट आते हैं कि अब कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को कैसे हम टैकल करें, जो आई हैव फेल्ट कि कुछ कई लोगों को, पर्टिकुलरली जिन्हें रटने में या बोला जाए मगिंग में, थोड़े मेमोराइजेशन में आई मस्ट से उनमें डिफिकल्टी होती है, तो उनके लिए क्या करें। तो ये कई सारे एस्पिरेंट्स से बात करने के बाद में ये उनका एक वीकनेस मेजर लगी थी कि नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके क्वेश्चंस कई लोगों के गलत होते हैं कई बार। तो इनमें क्या-क्या हमें पता होना चाहिए? बहुत सारा पूरा 1-1 2-2 पन्ने नहीं पता होने चाहिए। बस एक तो आपको किसी भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, हाँ, सबसे पहले कि सारे नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स हमें नहीं करने हैं। कुछ-कुछ सेलेक्टिवली ही करने हैं। अब उन सेलेक्टिवली का भी कुछ-कुछ पॉइंट्स ही, जैसे कौन से स्टेट में है, उस नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व का टोपोग्राफी आसपास की क्या थी, क्या है, या फिजिकल फीचर्स क्या हैं, माउंटेनस इलाका है या रिवर कोई बह रही हो, नेचुरल वेजिटेशन कौन सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 2-3 मोस्ट सिग्निफिकेंट एनिमल्स क्या हैं, 1-2 भी अगर पता हो तो भी चलेगा। और क्या कोई और रिमार्केबल फीचर है, तो बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मेरे खुद के पर्सनल नोट्स से कुछ चीजें निकाली हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आप ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व्स का देख रहे हो, तो साथ में टोपोग्राफी वाला मैप भी रखा करिए। टोपोग्राफी वाला मैप जिसमें ये एलिवेशंस कहाँ पे ज्यादा है, जैसे ब्राउन में शो किया होगा, थोड़ा प्लेट्यू रीजन्स या हिल रीजन्स ये थोड़ा येलो में शो किया होगा, और कई रिवर्स भी होंगी। तो इस मैप को एक तो साथ में रखिए। इसके अलावा जो नेचुरल वेजिटेशन का मैप है, इस मैप को आप साथ में रखिए और इनफैक्ट प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एंड प्रेफरेबली कलर्ड प्रिंट आउट।
कि इस वाले मैप में है कि किस रीजन में कौन सी वेजिटेशन है। अब सपोज अगर मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ हेमिस की बात करते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में होगा, तो इसकी टोपोग्राफी क्या होगी ये आपको इस मैप से पता चल जाएगा। थोड़ा माउंटेनस इलाका है और इस मैप से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वहां पे वेजिटेशन है। तो इन ही मैप्स पे आप जो नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स या जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी लोकेशंस आप पॉइंट कर दीजिए और इन मैप्स को ही बार बार देखना है। और ओवरऑल तकरीबन 15 से 20 या एट मैक्स 25 आपकी पॉइंटिंग्स होंगी। इसके अलावा जैसे रिमार्केबल फीचर्स का मैं क्या बोल रहा था या किस टाइप के हो सकते हैं, तो रिमार्केबल फीचर्स जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कॉर्बेट सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, काजीरंगा राइनोस के लिए फेमस है, बांधवगढ़ टाइगर्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे और व्हाइट टाइगर्स भी काफी मिलते हैं। टाइगर्स की डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव कवर है वो काफी रिच है, काफी अच्छा है। और जो प्रे बेस है, प्रे बेस इन द सेंस कि टाइगर्स किसको खाते हैं, डियर स्पीशीज को, सांबर चीतल, तो ये काफी अच्छे हैं। इस वजह से थोड़े से एरिया तक में काफी ज्यादा टाइगर्स हैं। फिर कान्हा, कान्हा में इवन दो टाइगर्स हैं बट स्टिल यहाँ पे बारहसिंघा के लिए ये ज्यादा पॉपुलर है। बारहसिंघा को हम स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। गिर, एशियाटिक लायंस काफी है यहाँ पे। सुंदरबंस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक टाइगर रिजर्व है बट यहाँ के टाइगर स्पेशल है। इनको क्या है कि एक तो सुंदरबंस जिस तरह का इलाका है ये थोड़ा आपने पढ़ा हुआ होगा कि वेटलैंड टाइप सा इलाका है और डेल्टाइक रीजन है और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स काफी हैं, तो यहाँ पे पानी काफी रहता है। तो इस वजह से टाइगर्स हैव अडेप्टेड, दे हैव इवॉल्व्ड स्विमिंग कैपेबिलिटीज और यहाँ के टाइगर्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। और साथ में यहाँ के टाइगर्स अनफॉर्चुनेटली थोड़े मैन ईटर्स भी होते हैं। दैट्स व्हाई कुछ यहाँ पे लोगों ने स्ट्रेटेजीज भी अडॉप्ट की हैं कि कैसे वो टाइगर्स से बच पाए। ये आप धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। फिर रणथंबोर, बिकॉज दैट इज द मोस्ट पॉपुलर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क इन इंडिया। इनफैक्ट इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग नेशनल पार्क है। हिमेस जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। पेंच जो है मध्य प्रदेश में, वो इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड रुडयार्ड किपलिंग्स जंगल बुक, मोगली वाली जो बुक थी। फिर डाचीगम ये जम्मू कश्मीर में, ये फेमस है हंगुल या जिसको कश्मीर स्टैग बोलते हैं उसके लिए। काइबुल लमजाओ ये मणिपुर में है और ये एकमात्र इट इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और इट इज आल्सो फेमस फॉर ये डांसिंग डियर संगाई। उसके अलावा हाँ, अब ये डांसिंग डियर क्यों बोला जाता है, फुमड़ी एक वर्ड है, ये क्या चीज है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि बलमजाओ के बारे में। फिर भीतरकनिका ये उड़ीसा में है, मैंग्रोव्स काफी हैं यहाँ पे। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पे, तकरीबन मान सकते हैं 9-10 मीटर्स के, इतने बड़े बड़े। उसके अलावा नामदफा अरुणाचल में है, दूधवा ये यूपी में है और तराई बेल्ट में है। और यहाँ क्या होता है, ये काफी नेगेटिव तरह से काफी न्यूज में रहता है, जैसे टाइगर और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं। फिर केवलादेव राजस्थान में, ये बर्ड लवर्स जो भी हैं उनके लिए पैराडाइज जगह है ये। तो इसके अलावा कुछ और नेशनल पार्क्स भी हैं और कई सारे नेशनल पार्क्स को ही टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है उनके कुछ एरिया बढ़ा के। बट कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे भी हो सकते हैं जो नेशनल पार्क्स ना हो या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, ऐसे भी कुछ हैं। इसके अलावा इन के अलावा जो ये एक लिस्ट और ध्यान रखिए, ओरिजिनल टाइगर रिजर्व्स। जब प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ था 1973 में, उस टाइम 9 टाइगर रिजर्व्स से स्टार्ट किया गया था। तो आप ये टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इन माय ओपिनियन आप सिर्फ इन नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स को ही अगर ध्यान में रख के मैप पर पॉइंट करके और उनका स्टेट क्या है, वेजिटेशन क्या है, अगर सिर्फ आप इनका भी कर रहे हैं तो भी दैट वुड बी सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट जो भी करंट में रहे हैं, करंट में लास्ट 1-2 साल में जो भी रहे हैं न्यूज में, उनका तो बेशक करना है। उन न्यूज वालों के अलावा आपको इतना पता होना चाहिए। अब ये शायद तकरीबन 20 के आसपास होंगे और 20 इज फार लेस नंबर कंपेयर टू 100-150। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम ये
इन जनरल वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स, इनके भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए डुगोंग के ऊपर आ चुका है, और एक नीलगिरी लंगूर कौन था, लायन टेल मकाक, इसके ऊपर आ चुका है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर। खड़ाई कैमल के ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें क्या हम सारे ही सारे एनिमल्स पढ़ें? बिल्कुल नहीं। हमें इंपॉर्टेंट एनिमल्स के लिए पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स को ही पढ़ना है अच्छे से। अब इंपॉर्टेंट एनिमल्स क्या है वो मैं थोड़ा अभी आगे बताता हूँ, और इनका क्या क्या कवर करना है। एक तो इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन रेड बुक में क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, एंडेंजर्ड हैं, थ्रेटन्ड हैं, क्या है। उसके अलावा किस मेजर रीजन्स में पाए जाते हैं इंडिया के, या फिर किस टाइप के हैबिटेट्स इनको पसंद हैं या ये रहते हैं। उसके अलावा इनके कुछ बिहेवियर्स, ये क्या खाते हैं, या बेसिक इनके मेनली थ्रेट्स क्या हैं। थ्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आप हर जानवर की मेजर इंपॉर्टेंट एनिमल्स की अगर पांच छह फैक्ट्स अगर आपको पता है तो दैट इज एनफ। और हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी जानवरों के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो इमेज के बिना पढ़ना इज एब्सोल्युटली यूजलेस, क्योंकि जब तक हम जानवरों की इमेज नहीं देखेंगे या कोई वीडियो फुटेजेस नहीं देखेंगे, एटलीस्ट इमेज, तो हमें कुछ फील नहीं आएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। फॉर इंस्टेंस, या छोड़िए, हाँ, अब वाइल्ड लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट इवोक करने के लिए हो सकता है कई बार कि आपको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ने में मजा ना आए, तो इनके बारे में इंटरेस्ट इवोक करने के लिए आप हॉबीज अपनी ऐसी बना सकते हैं। और यहाँ से फायदा इंटरव्यू में भी, आप जब डेफ फिल करते हैं मेंस के बाद में, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। इंटरव्यू में भी एक तो इसके ऊपर हॉबी के ऊपर क्वेश्चंस हो जाएगा, प्लस आपका एनवायरनमेंट का ये वाइल्ड लाइफ वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर हो जाएगा। इनफैक्ट बिकॉज ये पर्सनली एक्चुअली मैंने भी अडॉप्ट की थी ये स्ट्रेटेजी, और क्योंकि मेरी जो हॉबी थी वो एनिमल से रिलेटेड थी, तो इस वजह से एनिमल्स के ऊपर मुझे बहुत एक सफिशिएंट नॉलेज है, और आज तक मेरा शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हुआ है एनिमल्स को लेके। अब इसमें एनिमल्स क्या हो सकते हैं कि कोई हॉबीज क्या हो सकती हैं, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखना हॉबी हो सकती है, या फिर रीडिंग वाइल्ड लाइफ बुक्स हो सकती है हॉबी। अब जैसे डॉक्यूमेंट्रीज में आजकल रिसेंटली में सबसे फेमस ये थी प्लेनेट अर्थ, या फिर आई वुड सजेस्ट कि कर्नाटक की वाइल्ड कर्नाटक की एक डॉक्यूमेंट्री है, और सर डेविड एटनबरो, इनकी नैरेटेड या इनकी प्रेजेंटेड कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो देखी जा सकती हैं। उसके अलावा बुक्स में भी कई सारी पढ़ी जा सकती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे एक ये प्रेरणा सिंह बिंद्रा की द वेनिशिंग, इनफैक्ट ये तो पढ़नी चाहिए, इससे आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे अपनी वाइल्ड लाइफ का क्या क्राइसिस है उसके ऊपर। हाँ, अब मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट एनिमल्स के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, तो इंपॉर्टेंट एनिमल्स क्या हैं? एक तो स्टेट एनिमल्स और बर्ड्स, वो आपको सारे स्टेट्स का पता होना चाहिए। उसके अलावा फिर कुछ अराउंड 17 स्पीशीज हैं जो कि स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में इंक्लूड किए गए हैं, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, ठीक है। वाइल्ड बफेलो हो गया, एशियाटिक लायन जो कि गिर में होता है, और संगाई जिनका बताया था, केबल लमजाओ, ड्यूगोंग जिनको सी काऊ भी बोला जाता है, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, और गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो कि हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जीआईबी जिनका सीएमएस में भी अभी इंक्लूड किया गया था, हंगुल कश्मीर स्टैग, या इंडियन राइनो, जेडन्स कोर्सर, मलाबार सिवेट, मरीन टर्टल्स, ये कई तरह के होते हैं, जैसे लेदर बैक हो गया, या फिर इंडिया में सबसे पॉपुलर है ओलिव रिडली टर्टल्स। अब इनके कंटेक्स्ट में अरीबाडा क्या होता है, मास नेस्टिंग क्यों होता है, क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। निकोबार मेगापॉड, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड स्पीशीज है। ये क्या करती है कि सैंड के, ये मेनली निकोबार आइलैंड्स में मिलती है, और सैंड के माउंट्स बनाती है, और उनके बीच में अपने अंडे रखती है, और माउंट्स पे ये मिट्टी हटा के या मिट्टी डाल के वो अंडों के ऊपर क्या टेम्परेचर रहेगा ये रेगुलेट करती है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर अंडों का कम है और इसको चाहिए कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहे, तो फिर ये उसके ऊपर मिट्टी और इधर उधर से लाके रखती है, फेंकती है, आई मीन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका बिहेवियर है। इसके अलावा नीलगिरी तहर जो साउथ में वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी माउंटेन रेंजेस के आसपास मिलता है, और हिली और क्लिफ रीजन्स में रहता है। स्नो लेपर्ड नॉर्थ में,
स्वैम डियर जो बारहसिंगा बोलते हैं, और वल्चर्स। वल्चर क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है इंडिया के लिए, और पर्टिकुलरली इस कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए डाइक्लोफिनेक क्या है, मेलोक्सिकैम क्या है। डाइक्लोफिनेक वाज वन ऑफ द मेडिसिन्स जिनकी वजह से वल्चर्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही रेपिड डिक्लाइन की थी, और उसका अल्टरनेटिव है मेलोक्सिकैम। इसके अलावा वल्चर्स के डिक्लाइन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या इकोलॉजिकल, क्या सोशल, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सब पता होने चाहिए। हाँ, और इसके अलावा जो भी न्यूज़ में है डेफिनेटली वो तो पता ही होना चाहिए। और एक मैं प्रोबेबली आई फॉरगॉट टू मेंशन इन दिस स्लाइड कि जिन एनिमल स्पीशीज के लिए मेजर प्रोजेक्ट्स कोई रन कर रहे हो, जैसे प्रोजेक्ट घड़ियाल हो गया घड़ियाल के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, डेफिनेटली वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल मिला के तकरीबन आई वुड से कि ये अराउंड 30 होंगे, बट इनमें से कई सारे इंटरसेक्टिंग होंगे, और ओवरऑल मिला के आपको तकरीबन 40 40 भी इनफैक्ट आई थिंक शायद ज्यादा हो गया, बट स्टिल 40 जानवरों के बारे में आपको तीन चार बस फैक्ट्स पता हो विद इमेजेस, तो इट वुड बी सफिशिएंट। अब आते हैं जैसे मैंने नोट्स कैसे बनाए थे विद सम इमेजेस विद स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन, वो बता देता हूँ कुछ सैंपल्स। ये मैंने एक टेबल बनाई थी जिसमें डेफिनेटली विकिपीडिया से या इधर-उधर से थोड़ी इंफॉर्मेशन और कुछ चीजें उठा के, प्लस गूगल इमेजेस से इमेजेस लेके। अब जैसे सपोज महाराष्ट्र का अगर यहाँ पे मैंने बात की, तो इसका जो स्टेट एनिमल है वो है जायंट स्क्विरल। इसके बारे में मैंने बहुत ही शॉर्ट में 2-4 वर्ड्स लिख दिए कि डायगोनल है, आर्बोरियल है, आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहने वाला, हर्बीवोर है। उसके अलावा कहाँ पे इसके लिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया है। फिर ये महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड, ये स्टेट प्लांट। फिर ये कर्नाटक की बातें हैं, एशियन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स का मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज इसके लिए अलग से मैंने नीचे लिखा होगा, डील किया है। ये रोलर बर्ड, स्टेट बर्ड ऑफ कर्नाटक। इसके अलावा सैंडलवुड, ये स्टेट ट्री है कर्नाटक का। तो इस तरह से स्टेट वाले नोट्स बनाए थे। इसके अलावा जो स्टेट्स वालों में कवर नहीं हुए थे या इन जनरल जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे, उनके मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे धोल का है नोट्स, जैसे इन धोल का एक तो हाँ, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये एंडेंजर्ड है। उसके अलावा क्या क्या बोला जाता है, इसका बिहेवियर क्या रहता है, ये किसको प्रे करता है, किसको खाता है, इसके एनिमीज क्या हैं, इसके थ्रेट्स क्या हैं, और इसके रिसेंट कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है, या इससे रिलेटेड कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज कोई फेमस हो। ये गूगल से ही, विकिपीडिया पेज से शायद उठाया होगा। इसका ज्योग्राफिक रेंज क्या है, और इसकी कुछ फोटोज। इसके अलावा आप वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये एक ग्रीन ह्यूमर एक वेबसाइट है, इसका आप ऐसा करिएगा गूगल इमेजेस पे जाके ग्रीन ह्यूमर और वाइल्ड लाइफ मैप ऑफ इंडिया, ये आप सर्च करिएगा तो इस मैप के सेगमेंट्स काफी एनलार्ज हो के आ जाएंगे। 4-5 सेगमेंट्स होंगे, तो दैट वुड आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड टू नो। बस मेनली आई हैड टू टॉक दिस मच ओनली। और हाँ, कई बार स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स डिमांड करते हैं कि सर कुछ ट्रिक्स बताइए, कुछ शॉर्टकट्स बताइए, ये सब तो पढ़ने का बहुत हो गया। बट शॉर्टकट्स होती हैं, नो डाउट होती हैं। जैसे कि भाई एक्सट्रीम वर्ड्स कहीं पे आ जाएं किसी स्टेटमेंट में, मान लीजिए ओनली, ऑलवेज, ये गलत होती हैं। इसके अलावा कभी कुछ लोग क्लेम करते हैं, इनफैक्ट डेफिनेटली थोड़ा बहुत देखा जाता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कभी कभी स्टेटमेंट्स थोड़ी गलत होती हैं। बट हियर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अभी इन ट्रिक्स और शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े। अभी यू जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर नॉलेज, बिल्डिंग योर कंसेप्ट। ये जो भी चीजें हैं, ये प्री जब आप दें मे बी नेक्स्ट ईयर, तो उससे 1-2 महीने पहले देख लीजिए क्या होता है, और उस टाइम ही इधर संकल्प में आपको बता दिया जाएगा या मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। बट अभी के हिसाब से आपको आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये ट्रिक्स शॉर्टकट्स के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज फिर है कि कॉम्प्लेसेंसी आएगी कि भाई अब तो ट्रिक है तो इस। और वन मेजर डिस्क्लेमर,
ये ट्रिक्स बहुत ही छोटी मोटी होती हैं और कोई ऐसे जनरल रूल नहीं है, सिर्फ एक एम्पेरिकल हाइपोथेसिस होती है, और इनके फंडे में, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस अभी के लिए इतना ही, बाकी किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं सर। कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट के। हाँ हाँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तक आपने तो बहुत अच्छी तरह से इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए प्रिपरेशन हम्म किस तरह से करना चाहिए ये आपने एक्सप्लेन किया है। कुछ हम्म क्वेश्चन थे बस स्टूडेंट के, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, सर आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया इतने बड़े इंस्टीट्यूट से, तो आप इंडियन हम्म। फॉरेस्ट सर्विस क्यों ज्वाइन की, या क्या मोटिव था कि फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने का, वन। और दूसरा पॉइंट था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के क्या प्रोस्पेक्ट्स है। देखिए, मैंने क्यों ज्वाइन की, आई वुड बी ऑनेस्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जो मैंने बताया था कि मेरी हॉबी वाइल्ड लाइफ में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा रुचि थी, और मैंने कुछ टाइम, कई साल, अराउंड 2 साल के लिए हॉबी एक वॉचिंग वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें मैंने अराउंड 500-600 डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी होंगी। तो वो देख देख के मेरा वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा, एक तो नॉलेज भी बढ़ी, नो डाउट, और एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ, और उससे एक डेफिनेट इंक्लिनेशन था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, बिकॉज इसमें रह के आई कैन डू मच बेटर फॉर इंडियन वाइल्ड लाइफ, फॉर द कंजर्वेशन, तो किसी और सर्विस के कंपैरिजन में। एक फैक्टर ये था, और दूसरा फैक्टर डेफिनेटली ये था कि ऑल इंडिया सर्विस है, काफी रेस्पेक्टेबल और सर्विस होती है, सफिशिएंट इसमें पावर्स या कैपेबिलिटीज होती हैं कि आप कैसे, खास करके सबसे जो गरीब तबका है, सबसे जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हमारे इंडियन सोसाइटी के हैं, मान लीजिए जो ट्राइबल लोग हैं, फॉरेस्ट डिपेंडेंट, या फिर बहुत ही रिमोट गांव होते हैं जहां पे जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी रीच वहां तक नहीं होती है, या फिर ऐसे इलाकों में या ऐसे कम्युनिटीज में फॉरेस्ट सर्विस वाले ऑफिसर्स और फॉरेस्ट स्टाफ बहुत कुछ कर सकता है। उनको जो एनटीएफपीज जो बोला जाता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या एमएफपीज जो बोल सकते हैं, तो उनके थ्रू, उनकी कलेक्शन के थ्रू, उनकी प्रोसेसिंग के थ्रू उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं उनकी लाइफ में, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो दूसरों की लाइफ में, पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, प्लस एक अच्छी रेस्पेक्टेबल जॉब है, एक सफिशिएंट पावर और कैपेबिलिटी है टू डू समथिंग गुड, और डेफिनेटली रिकॉग्निशन है, ऑल इंडिया सर्विस है। तो मेनली ये रीजंस थे कि व्हाई आई चोज दिस। और रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपने प्रोस्पेक्ट, ये सर्विस का प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट, है। प्रोस्पेक्ट्स का बात रही, तो जैसे आई वुड सजेस्ट इन 2-3 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो अभी क्लाइमेट चेंज हो गया, या पॉल्यूशन हो गया, या फिर मान लीजिए वाटर क्राइसिस हो गया, ये इतनी मेजर प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमैनिटी के सामने कि इसमें एनवायरनमेंट से डीलिंग डायरेक्ट होती है, फॉरेस्ट से डीलिंग होती है। तो जैसे जैसे इन प्रॉब्लम्स का और थोड़ा मैनिफेस्टेशन और खराब मैनिफेस्टेशन आते रहेंगे, तो वैसे वैसे फॉरेस्ट्स की और इनडायरेक्टली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रोमिनेंस और इंपॉर्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगी। इट इज बाउंड टू राइज। उसके अलावा, जैसे आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड गिवन द स्लोगन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भरता सिर्फ कुछ चुनिंदा, कुछ अपर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं है। आत्मनिर्भरता शुड ऑल्सो बी एंड इज ऑल्सो फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस। अंडर प्रिविलेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी बहुत दूर दूर के गांव में, तकरीबन जैसे मैंने यहाँ पे कुछ दौरे, विजिट्स किए थे, इतने दूर होते हैं जंगलों में, मान लीजिए एक, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, एक डिवीजन में, यहाँ सेंटर हेडक्वार्टर से उन गांव तक जाने में तकरीबन 1.5-2 घंटा लगता है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में। बल्कि वो भी मैं शायद कम बोल रहा हूँ, 2 घंटा या उससे भी ज्यादा लग सकता है। तो ऐसे ऐसे इलाके हैं, यहाँ पे इनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, ये हम कर सकते हैं। इनका एडवांटेज या इनका अपलिफ्टमेंट कैसा हो, ये हम डेफिनेटली किया जा सकता है। कई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लाइवलीहुड क्रिएशन के लिए, या फिर प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन के लिए, ये कैसे करें, ये हम कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट।
फिर तीसरा पॉइंट कि अभी डेवलपमेंटल प्रेशर काफी है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बट साथ में हमारे एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इम्पेरेटिव्स और एस्पिरेशंस भी हैं। बट कहीं ना कहीं ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनवायरमेंट एक एस्पेक्ट और दूसरा डेवलपमेंट, ये कोइंसाइड हो रहे हैं और आगे फ्यूचर में और होंगे। तो इसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी काफी बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अ की कि वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करे जिससे कैजुअलिटीज दोनों साइड्स की, एनिमल्स की और ह्यूमंस की, वो मिनिमाइज हो सकें। तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो इन तीन एस्पेक्ट्स में, मेनली एनवायरमेंट जिसमें आपका आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, पॉल्यूशन, एंटी पॉल्यूशन आ जाएगा, ये हो गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का है, और वाटर एक्विफर्स, रिचार्जिंग, सब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के थ्रू हो सकता है। उसके अलावा जो अंडर प्रिविलेज्ड के लिए लाइवलीहुड हो गया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो गया, तो ये हो सकता है। इनफैक्ट कटनी डिवीजन जो मेरा है, इसमें इस साल बहुत अच्छा काम हुआ है। जिस टाइम पे इंडिया के सारे, जो अभी हमारा जो लॉकडाउन फेज था, उसमें इंडिया के सारे मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जब एक बिल्कुल स्टॉप हो गए थे ऑलमोस्ट, उस टाइम भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इनके पर्सनल के कामों की, यहाँ के जो स्टाफ है उनके काम की वजह से, और जो हमारे यहाँ पे डीएफओ हैं उनके काम की वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और तकरीबन 30 करोड़ रुपए, 30 या उससे भी ज्यादा, सिर्फ एक डिवीजन में, ये गरीब लोगों तक पहुंचा है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट का भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए तीसरा एस्पेक्ट हो गया। ये बस मैंने मेन तीन एस्पेक्ट यूज बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे कई एस्पेक्ट्स हैं। सर और एक क्वेश्चन है कि हम्म। जी मींस सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट सर्विस का मेन एग्जामिनेशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है? मींस एक तो सबसे डायरेक्ट तो है कि सिविल्स का जो पेपर्स 4 होते हैं जीएस में, और जो फॉरेस्ट सर्विस का होता है उसमें सिर्फ एक पेपर होता है। और मार्क्स का ऐसा रहता है कि उसमें 4 पेपर्स 250-250 के, तो टोटल 1000 मार्क्स। और इसमें फॉरेस्ट सर्विस में 300 का सिर्फ एक पेपर है, तो 1 पेपर वर्सेस 4 पेपर्स, और 300 मार्क्स वर्सेस 1000 मार्क्स। तो ये तो बहुत ही सुपरफिशियल डिफरेंस हो गया। बाकी सिलेबस वाइज भी थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें जो आईएफएस है उसमें एथिक्स नहीं होता है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होता है, और डेफिनेटली कुछ मेजर जो थीम या फोकस एरियाज है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स में। इसके अलावा एक और थोड़ा डीपर लेवल पे जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सिविल सर्विसेज का जीएस में मेंस में पूछे जाते हैं वो सवाल थोड़े ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, ज्यादा डीप नॉलेज आपको हो तभी आप उन सवालों को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। बट कंपैरेटिवली फॉरेस्ट सर्विस में सवाल थोड़े बहुत रिलेटिवली आई एम सेइंग, वो थोड़ा कम, उतनी ज्यादा एनालिटिकल एस्पेक्ट की आपको जरूरत नहीं होती है, और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, रिलेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा मेजर करंट अफेयर्स से ही होते हैं, छोटे मोटे करंट अफेयर्स से नहीं, और कई सारे स्टैटिक भी पूछे जाते हैं। तो ये मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। सर एक क्वेश्चन था कि हम्म। जो आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो इंडियन हम्म। फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम दे सकते हैं क्या? दिस इज वन। नहीं, और सॉरी। हाँ, और इंजीनियरिंग के कुछ ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, वो दे सकते हैं क्या एग्जामिनेशन? देखिए, इंजीनियरिंग के सारे एस्पिरेंट्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, दे आर ऑल एलिजिबल। बट आई एम सॉरी टू से कि आर्ट्स बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के अभी एलिजिबल नहीं है। इनफैक्ट आवर बैच वाज आल्सो प्लानिंग टू प्रपोज टू द मिनिस्ट्री कि उनको भी एलिजिबल किया जाए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बहुत, कोई बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल करते हम। थोड़ी बहुत जो भी टेक्निकलिटीज हैं वो आराम से ट्रेनिंग में कवर की जा सकती है। इसके अलावा फिर बाकी बाद में जो भी हम टेक्निकल काम करते हैं, दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो ये चाहे आर्ट्स का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे बायो का हो, सबको आ जाएगा ये। तो एज सच, इन माय पर्सनल ओपिनियन, दे शुड बी अलाउड, बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ प्रेजेंटली दे आर नॉट एलिजिबल।
सर और एक क्वेश्चन है हम्म। कि प्रीलिम एग्जामिनेशन ये सबसे टफ पार्ट होता है यूपीएससी का, इसमें हाँ। क्योंकि रिजेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, तो हम्म। कुछ ट्रिक्स इस तरह से बता दीजिएगा कि जिसमें प्रीलिम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट का ये कहना है कि उनको यही समझता नहीं कि किस तरह से प्रीलिम की प्रिपरेशन की जाए। ऐसा देयर आर द मेनी स्टूडेंट हु यूज्ड टू रीड द बुक्स, बट फाइनली जब रिजल्ट आता है तब रिजल्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये क्या अच्छा, रीजन होती है और किस तरह से प्रिपेयर कर सकते देखिए इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि मैंने मेजर 3-4 रीजंस देखे हैं कि क्यों लोगों का प्रीलिम्स में नहीं होता। एक रीजन हो सकता है कि वो अटेम्प्ट ही सफिशिएंट नंबर्स में नहीं करते हैं क्वेश्चंस। तो इन माय ओपिनियन अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए टारगेट कर रहे हैं, या दिस इज आल्सो वन ऑफ योर टारगेट्स अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज, तो यू शुड अटेम्प्ट मोर देन एटलीस्ट 90 और 85 क्वेश्चंस के तो अबव आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। एक तो अटेम्प्ट हो गया, और अगर आप सिर्फ सिविल्स का दे रहे हैं तो 80 अबव तो करने चाहिए। 80 नहीं तो 75 अबव, बट 75 भी इन माय ओपिनियन शायद थोड़ा कम है, 80 अबव करने चाहिए। एक तो अटेम्प्ट वाला हो गया। कुछ लोग अटेम्प्ट ही बहुत कम करते हैं, मान लीजिए 60-70 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अब उसमें 10-15-20 तो गलत होंगे ही। तो ऐसे फिर इस केस में सिलेक्शन होना प्रोबेबिलिटी बहुत ऑलमोस्ट जीरो है। तो एक तो अटेम्प्ट, फिर दूसरा जो हो गया वो होता है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कई ऑप्शंस में, जैसे एक या दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, उसके बाद में बचे हुए दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो मल्टीपल रिविजंस, आई फील कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तो दिस शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। अगर आपने मल्टीपल रिविजंस किए हैं और सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग के साथ में, तो आपका जो एक कंफ्यूजन वाला एस्पेक्ट है वो रिलेटिवली काफी कम हो जाता है, और आपका जो गैसिंग एबिलिटीज होती है या गैसिंग एक्यूरेसी होती है वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। एक ये। उसके अलावा फिर रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बताया कि हाँ, सेलेक्टिव रिवीजन और बहुत मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा अ, कुछ स्टूडेंट्स का या एस्पिरेंट्स का मैंने देखा है कि बहुत सारे सोर्सेज का, मान लीजिए 2-3 किताबें हो गई और अलग-अलग सोर्सेज से इधर-उधर जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर 3-4 सोर्सेज, 1-2 मेजर सोर्सेज, 1 मेजर सोर्स और छोटे-मोटे 2-3 सोर्सेज, जैसे मैंने बताया कि मेजर सोर्सेज होंगे एक तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स, पर्टिकुलरली 12th बायो के लास्ट के 4 चैप्टर्स। उसके अलावा भी जैसे 11वीं की शायद केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का भी एक चैप्टर होगा, ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी के कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड चैप्टर्स होंगे, बट उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बायो 12th के लास्ट के 4 चैप्टर्स। ये एक सॉरी ये एक सोर्स हो गया। इसके अलावा दूसरा सोर्स वुड बी इधर शंकर आईएएस की बुक और संकल्प का क्लास नोट्स, ये दूसरा सोर्स हो गया। और तीसरा हो गया करंट अफेयर्स, जो अगेन या तो शंकर से सॉरी संकल्प के क्लास नोट से हो जाएगा, या फिर आपका जो पीटी 365 होता है उससे हो जाएगा। तो ये 3 सोर्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ सोर्स हैं, जैसे मैंने बोला पीआईबी ईयर एंड रिव्यू, ये मुश्किल से 2 घंटे का काम है। उसके अलावा मैंने बोला कि ये कुछ यूट्यूब चैनल्स, ये मुश्किल से 1 दिन का काम है। तो ये भी देख लें तो बेटर रहेगा। और हाँ, जो मैंने बताया इमेजेस, वीडियोस, इनके थ्रू देखेंगे तो मेमोराइजेशन अच्छी होगी, रिकलेक्शन अच्छा होगा, गैसिंग एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, तो गैस आपके अच्छे रहेंगे। इसके अलावा तो बस जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान रखना है, और कुछ सर्टेन इंटरवल्स पे अपने आप को टेस्ट करना है थ्रू सम मॉक टेस्ट्स। बट हाँ, ये ओवरडू भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि 50, 60, 70 टेस्ट कर किए जा रहे हैं, तो इतनों की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए तकरीबन 10 से 15 अगर आप टेस्ट कर रहे हैं या इसके अराउंड हैं, एट मैक्स 20, तो ये काफी है। सर एक क्वेश्चन और है हाँ कि हाँ। ये whenever we start preparing for the UPSC examination, because हम्म it's a duration बहुत बड़ा होता है, प्री दो, मेन दो, इंटरव्यू दो, हम्म। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, कभी हाँ ऐसा हाँ। लगता है कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी हम्म फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है लेकिन कभी सेकंड अटेम्प्ट में जाना पड़ा, तो हम्म सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होती है। तो हम्म। इस सिचुएशन में हमें बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए,
और किस तरह से हमें खुद को कंट्रोल करके मोटिवेटेड रख के यूपीएससी की प्रिपरेशन हम आगे कर सकते हैं? अच्छा, देखिए इसमें मैं अराउंड 3-4 पॉइंट्स बोलूँगा। सबसे मेन तो ये है कि थोड़ा आपका उठने बैठने का या सोने का, जागने का शेड्यूल और रेगुलर एक्सरसाइजेस का शेड्यूल। एक्सरसाइज शुड बी मिनिमम 20 मिनट तो होनी चाहिए। 20 मिनट का कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या कुछ वॉकिंग अगर कर रहे हैं तो आधा घंटा हो सकती है। इससे क्या होता है कि हम एक्सरसाइज अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और रेगुलर हम हमारे शेड्यूल में सर्काडियन रिदम हमारा काफी अच्छा है, तो जो हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है, जैसे डोपामाइन हो गया ये, या हार्मोन्स जो भी अच्छे हार्मोन्स होते हैं, गुड फील गुड हार्मोन्स, वो उनका सिक्रीशन काफी ठीक रहता है। एक तो ये हो गया एस्पेक्ट कि फिजिक वाइज ठीक रहें, खाना अच्छा खाएं, हाइजीनिक खाएं, इससे भी काफी फर्क पड़ता है। इसके अलावा अपने घर वालों से, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ से, इनसे रेगुलर, बहुत ज्यादा भी नहीं, मान लीजिए एक दिन का आधा घंटा बात कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या हमारा 1 या 2 दिन वेस्ट हो गए। अब बाद वाले दिनों में फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे होती है कि वो 2 दिन वेस्ट हो गए यार, अब नहीं पढ़ा जा रहा, दिमाग खराब हो रहा है। उसके बाद में इस फ्रस्ट्रेशन में ये तीसरा दिन भी वेस्ट हो जाएगा। चौथे दिन से उन 3 दिन के वेस्टेज का फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है। ये चीज़ें हर एस्पिरेंट के साथ में होती हैं। हर एस्पिरेंट के कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ खराब दिन होते हैं। बट हाँ, आपको टारगेट रखना है कि ज्यादातर दिन आपके थोड़ा अच्छे अच्छे नहीं तो नॉर्मल स्टडी वाइज ऐसे जाए। मान लीजिए अगर आपका टारगेट है ऑन एन एवरेज, या तो कुछ टॉपिक्स के हिसाब से, अगर आप आउटकम के हिसाब से देख रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स, और अगर आप इनपुट के हिसाब से देख रहे हैं तो मिनिमम 7-8 घंटे या जितना भी जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो एक कंटिन्यूटी बना के चलिए, इससे थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। बट कभी आ रही हो तो ये मानिए कि ये नेचुरल है। बहुत ज्यादा अगर आ रही हो, थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मेडिकेशंस लेना चाहिए। उसके अलावा कुछ अपनी हॉबीज आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, पर्टिकुलरली इन माय केस, मैंने वॉचिंग वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज को अपनी हॉबी बनाया था। और इससे ऐसा रहता था कि जब मेरा मूड खराब हो रहा है, थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, तो मैं वो वीडियोस देख लेता था और उनसे एक मूड लाइट हो जाता था उससे। इनफैक्ट बीबीसी की ये शायद एक स्टडी भी है कि नेचर में जाने से या इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखने तक से मूड हमारा इम्प्रूव हो जाता है। तो आप भी कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव हॉबीज यूज कर सकते हैं या इनकलकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आई वुड से कि बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है। एग्जाम है सिर्फ एक, अगर इसमें नहीं होता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में, बहुत सारी। मैं कभी और थोड़ा अच्छे से बताऊंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और हो सकती हैं। तो ये एक एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह से लें, और एट मैक्स अगर आप दे रहे हैं तो 2 या 3 अटेम्प्ट, इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट, अच्छे अटेम्प्ट हैं अगर तो 2 अटेम्प्ट दें। अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आप छोड़िए इस एग्जाम को, दूसरा लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत अच्छी चीजें की जा सकती हैं। हाँ सर। सर ऑलमोस्ट आपने सब क्वेश्चन का स्टूडेंट बहुत हैप्पी है। यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विथ वेरी क्रिस्टल क्लियरिटी। आप यहाँ पे आए और आपने स्टूडेंट के साथ में स्टूडेंट के लिए इतना टाइम डिवोट किया। मैं संकल्प के साथ, संकल्प परिवार के तरफ से आपका आभारी हूँ, और आप संकल्प परिवार के एक पार्ट है ही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेशन हम यहाँ ख़त्म करें। जब जब हमें जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट के लिए, आप मोटिवेशनल लेक्चर लेने के लिए और कुछ स्पेशलाइज लेक्चर के लिए थोड़ा टाइम निकाले तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल इस बिल्कुल सर, इनफैक्ट ये मेरा प्रिविलेज होगा कि मैं स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से रेगुलर इंटरेक्ट करूं और उन्हें मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ चीजें शेयर कर पाऊं, सो दैट मैंने अगर कुछ अच्छा किया है तो वो भी रेप्लिकेट कर लें, या मैंने अगर कुछ खराबियां या गलतियां की हैं तो वो ना करें। तो आई वुड ऑल्सो बी रेडी और विलिंग टू इंटरेक्ट मोर इन फ्यूचर। यस सर। एंड जाते जाते कुछ टिप्स या कुछ लास्ट आपको कुछ स्टूडेंट को मैसेज देना होगा, तो प्लीज आप एक मैसेज दीजिए। मैसेज सिर्फ इतना है कि आप
डिसिप्लिन रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए पढ़ाई में, और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस मत रखिएगा। और बट हाँ, जो ये एग्जाम है यूपीएससी या आईएफएस, इसको बहुत ज्यादा दिल से मत लगाइएगा। बस एक एग्जाम है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसे उसी हिसाब से ट्रीट करिए। ये बहुत लाइफ है, लाइफ से बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ऑलमोस्ट सारे ब्यूरोक्रेट्स को या जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सर्विस में आने के बाद में भी पता चल जाता है, और कई एस्पिरेंट्स को भी पता रहता है। तो इसे एग्जाम की तरह ट्रीट करिए, बहुत ज्यादा इसका हेडेक नहीं लेना है, बहुत टेंशन नहीं लेनी है इस एग्जाम के लिए। बट हाँ, अगर सक्सेसफुल रहना है इसमें, तो काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद का रिकॉग्निशन या स्टेटस इंप्रूव करने के लिए, प्लस सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए। तो उसके लिए निरंतर आप कंसिस्टेंट प्रयास, एफर्ट्स करते रहिए, और ऑल द बेस्ट। बाकी बाद में हम कभी जब भी अपॉर्चुनिटी रहेगी तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अनुपम सर, आप आए और आपने स्टूडेंट के साथ में आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। संकल्प की ओर से मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम, नमस्ते। Subscribe to this YouTube channel and press the bell icon so that you'll never miss a video of Sankalp IAS.